वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ज के बारे में, और चार्ज के बेसिक बेसिक चीजों के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने वाले हम लोग कूलम्ब्स लॉ। आज हम लोग क्या देखेंगे? कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज या फिर सेम नेचर ऑफ चार्ज हो तो क्या होता है। जैसे मान लिए कि ये सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो क्या होता था, बोलो, रिपेल होता था। ठीक है, और डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होते थे तो क्या होते थे, अट्रैक्ट करता था एक दूसरे को। ठीक है, तो देखो, ये तो हम लोगों ने समझ लिया था कि अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज होगा तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या फिर कितना फोर्स से रिपेल करेगा, मतलब क्या इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये चीजें हम लोगों को नहीं पता था। ठीक है, तो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही इन्होंने बताया, कूलम्ब साहब ने क्या बताया कि इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताया। आई बात समझ में? तो ये लॉ है, क्या कूलम्ब्स लॉ है, तो लॉ मींस क्या, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट होगा, और लॉ को कभी बदल नहीं सकते। जो स्टेटमेंट है उसको हमेशा उसी के बेसिस पे लेना है, उसको कभी बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पहले समझ में आया इतना कि सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। अब कितना फोर्स से रिपेल करेगा, इसको किन्होंने बताया? कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि कितना फोर्स से रिपेल करेगा और कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इट मींस क्या कि इसमें कुछ फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, और किस फोर्स के बारे में होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कूलम्ब फोर्स बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट देखो, सिंपली इन्होंने क्या बोला कि कूलम्ब फोर्स जो होते हैं, इसमें जो फोर्स लगेगा, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, उसी के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, और इस फोर्स का क्या नाम रखा? कूलम्ब फोर्स नाम रखा है। आई बात समझ में? तो इन्होंने बोला कि कूलम्ब फोर्स, ठीक है, कूलम्ब फोर्स क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कूलम्ब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये स्टेटमेंट है, इसको बदल नहीं सकते क्योंकि लॉ लॉ होते हैं, इसको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्या बोला इन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पहला इन्होंने बोला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो, जैसे मान लिया कि यहां पे दो चार्जेस रखा हुआ है, Q1 एंड Q2। ठीक है, तो अगर पहले ऐसा समझते हैं कि पहले कुछ चार्ज रखा होगा, ऐसा हमने मान लिया Q1 का वैल्यू 10 कूलम है, ठीक है, और दूसरे का Q2 का 20 कूलम मान लिया, तो कुछ फोर्सेस लग रहा होगा दोनों में। और कैसा फोर्स होगा, हमने अभी बताया, दो सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो रिपेल कर रहा होगा एक दूसरे को, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, अगर इस चार्ज का Q1 और Q2 का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, इट मींस क्या, अगर पहले 10 था 20 था, अगर इसको हमने मान लिया 50 कूलम कर लिया, इसको 100 कूलम कर लेंगे, तो इसका फोर्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बात समझ में आ रहा है? और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नेट का एक एग्जांपल लेके, ठीक है, जैसे छोटा छोटा मैग्नेट अगर तुम रखोगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगते रहता है। अगर उस मैग्नेट का साइज अगर बढ़ा दो, अगर उस मैग्नेट का साइज बढ़ा दे और सेम ही डिस्टेंस पे रखेंगे तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता? आई बात समझ में? तो चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, बढ़ेगा। तो इन्होंने इसी के बारे में बोला क्या, कि जो होता है चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या होते हैं हमारे पास जो कूलम्ब फोर्स होता है, क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। बात समझ में आए? स्टेटमेंट क्लियर है? देखो, सिंपली थोड़ा अगर इसको फिल करना चाहो तो अगर तुम चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्लियर है इतना? तो स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया, इसको इक्वेशन हमने मान लिया फर्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है इतना? दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने, अगर चार्ज का डिस्टेंस बढ़ाओ, दोनों के चार्ज के बीच का अगर तुम डिस्टेंस बढ़ाते हो तो फोर्स का मैग्नीट्यूड को क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? जैसे ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो दो बहुत बढ़िया दोस्त हो, ठीक है, साथ में रहते हो, अगर धीरे धीरे वो क्या दूसरे शहर में चला गया तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप थोड़ा कम होने लगता है कि नहीं होने लगता पहले के कंपैरिजन में? इट मींस क्या कि दोनों के बीच का फोर्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है इतना? तो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर तुम बढ़ाते हो,
ठीक है, अगर तुम बढ़ाते हो तो क्या होता है, फोर्स हमेशा डिक्रीज होता है। क्लियर है बात समझ में? ऐसा थोड़ा बहुत याद होगा, 11th में भी पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, दो मासेस के बीच में लगता था, और कितना आया था, F = G m1m2/r²। तो क्या होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स था, दो मासेस के बीच में लगता था। ठीक है, यहाँ किसके बीच में लग रहा है, दो चार्जेस के बीच में लगता है। वहां और यहाँ में बस एक ही डिफरेंस अलग है, डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि मासेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सेम नेचर होगा तो रिपेल करेगा, और डिफरेंट नेचर होगा तो अट्रैक्ट करेगा। आ रहा बात समझ में? ग्रेविटेशनल वाले फोर्स में बस अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, यहाँ पे दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो देखो अभी क्या समझ रहे थे, अगर दो चार्ज का डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने बोला, कूलम्ब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, क्या था, इस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो क्या लिखे, कूलम्ब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम भी लिख सकते हैं। कोई देम मींस क्या, दो चार्जेस। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इसको हम लोग क्या स्टेटमेंट ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, F जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इक्वेशन सेकंड। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? देखो सिंपली फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, अगर हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, कोई परेशानी नहीं है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा, फोर्स डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कराएंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पास में रखेंगे तो ज्यादा फोर्स फील होगा। क्लियर है इतना? तो अभी हम लोग बस इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, और भी इसमें बहुत चीजें देखना है, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। पहले तो स्टेटमेंट देख लिए, कोई दिक्कत इसमें, दो स्टेटमेंट दो इक्वेशन हमने बना लिया। अब देखो क्लियर इतना, नोट कर लिए पॉज करके। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर देखें तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो क्या हो जाएगा सिंपली, अगर हम लोग देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, Q1 Q2/r², यही तो वह है। और ए भी हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम लोग हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, के कांस्टेंट आ गया। एक के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। आई बात समझ में? वेयर के क्या है हमारे पास, लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बात समझ में आ गया? हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। क्लियर है इतना? तो एक कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होंगे। अब कितना होगा उसको अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो कूलम्ब फोर्स कितना है, देखो F = K Q1 Q2/r², इसको दिमाग में रखना है। कूलम्ब फोर्स कितना आ गया, K Q1 Q2/r²। अगर K का वैल्यू तुम्हारे पास पता हो, और K का वैल्यू नोन होता है क्योंकि एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगा कि नहीं होगा, कितना होगा अभी देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू, अगर दो चार्जेस दे रखा हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा हो तो दोनों के बीच का फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। ठीक है, देखो फोर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सेम नेचर होगा तो क्या होंगे, रिपेल कर रहा होगा, डिफरेंट नेचर होगा तो अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन रिपल्सन क्या शो करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से। बात समझ में आ गया इतना, क्लियर इतना? अब देखो के का अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी देखने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। आसान है बहुत, निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। डायमेंशन ऑफ के, के मींस क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्लियर है इतना? तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के देख रहे हैं। ठीक है, तो याद होगा 11th में बेसिक है कि यूनिट निकालना हो या फिर डायमेंशन निकालना हो तो क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमें पता है, देखो वी नो दैट, अभी हमने देखा कूलम्ब फोर्स क्या था, कूलम्ब फोर्स हम लोगों ने राइट किया क्या था, देखो K Q1 Q2/r²।
क्लियर है इतना? तो हम लोग इसको इतना नोट कर सकते हैं, देखो इधर हो गया था, देखो क्या कर सकते हैं, k का जो वैल्यू होगा क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो कितना लिख सकते हैं, FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। दिक्कत कोई इसमें? अब देखो फोर्स क्या होता है, न्यूटन, एक क्या एक तरीके का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का क्या होता है ऐसा मीटर, और एक क्या Q1 Q2 चार्ज है, तो चार्ज का क्या होता है कूलम। तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं, कूलम का -2। आई बात समझ में? तो ये ऐसा यूनिट हो गया। डायमेंशन ऑफ k अगर निकालना चाहे, डायमेंशन ऑफ k निकालना चाहे तो ये भी आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है अगर फॉर्मूला पता हो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, k इक्वल टू FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। तो फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, mlt -2, सबको पता है। डिस्टेंस क्या है, L स्क्वायर, मतलब क्या डिस्टेंस का क्या L होता है, इसका स्क्वायर है तो L स्क्वायर। अब देखो चार्ज क्या है, चार्ज का क्या होता है AT, सबको पता है। चार्ज जो होता है Q बराबर IT के बराबर होते हैं। I मींस क्या, इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम, तो इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर, और टाइम का तो T होता ही है, फिर क्या AT इंटू AT। तो इसको अगर हम लोग सोल्व किए तो कितना आ जाएगा, देखो ml का पावर 3, T का पावर -4, एम्पियर का पावर -2। आई बात समझ में? देखो T का पावर -2 और नीचे T दो T है तो ऊपर जाएगा तो T का पावर फिर से -2, तो कितना हो जाएगा टोटल, T का पावर -4। तो इस K का क्या हो गया, ये डायमेंशन हो गया। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो डायमेंशन और यूनिट देख लिया। अब इसका k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो कितना वैल्यू होगा उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, हो गया, पॉज करके नोट कर लो। हो गया, मिटा दे, चलो हो गया होगा, मिटाते हैं। ठीक है देखो अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, k हमने क्या बोला था, कांस्टेंट होता है। क्या क्या k क्या होता है बोलो, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, और वैल्यू क्या फिक्स होंगे, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा और क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखने वाले हैं वैल्यू ऑफ k। क्या लिखने वाले हैं, वैल्यू ऑफ k कितना होता है उसको अभी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो k का जो वैल्यू होता है हम लोग लिख सकते हैं, k जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो देखो ये जो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वो किसके लिए वैलिड है, वैक्यूम या फिर एयर के लिए। अगर दो चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है या फिर एयर में रखा हुआ है तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच का। आई बात समझ में, दो चार्जेस के बीच का हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, मीडियम को। और अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम किसके लिए, वैक्यूम या फिर एयर के लिए। और इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसको बोला क्या जाता है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसका नाम क्या है, परमिटिविटी इन वैक्यूम। बात समझ में आ गया। और इसका जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ और अभी हम लोगों ने देखा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का पावर -2। बात समझ में आ गया। अब दूसरा अगर तुमसे कभी पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट अगर निकालना चाहे, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल था, 9 × 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो एप्सिलॉन नॉट अगर निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, ठीक है, इंटू 9 × 10⁻⁹, और यूनिट क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन इनवर्स मीटर का पावर -2 कूलम का पावर 2। बात समझ में आया। अब देखो 4 तो नंबर है, पाई कितना 3.149 इतना कुछ है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेट आता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, यूनिट एरा। बात समझ में आ गया। तो ये C का वैल्यू है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। ठीक है, दोनों कांस्टेंट ही होता है क्या, परमिटिविटी इन वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी इन वैक्यूम। क्लियर आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल स्टेटमेंट था। हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, कूलम फोर्स का कितना फॉर्मूला है, इतना कुछ। कूलम फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोला जाता है। दूसरा नाम क्या है कूलम फोर्स का, दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछे या फिर कूलम फोर्स पूछे, सॉरी कूलम फोर्स पूछे, दोनों क्या है फॉर्मूला K Q1 Q2/r²। क्लियर है इतना। अब कुछ पॉइंट्स देखेंगे कूलम फोर्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। क्लियर आ रहा है बात समझ में। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग अभी देखते हैं। हो गया इतना, हो गया, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहला क्या है कि कूलम फोर्स हमेशा पॉइंट चार्ज पे ही वर्क करेगा, मतलब दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या करने वाले हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट्स अबाउट कूलम्ब फोर्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए जो होते हैं ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगता है फोर्स। कूलम्ब फोर्स किसके लिए लगता है, वैलिड किसके लिए, दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगते हैं। आई बात समझ में, आया कि नहीं आया? देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक तो पॉइंट चार्ज होते हैं, दूसरा क्या होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या, अगर कोई वायर है, वायर पे क्या होता है, डायमीटर के कंपैरिजन में वायर का लेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेंथ पे होता है। बात समझ में आ रहा है? तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या होता है, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कोई थिन शीट हो गया, थिन शीट मींस क्या, लेंथ और ब्रेथ के कंपैरिजन में उसका थिकनेस बहुत कम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में पूरे सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ऐसे चार्ज जो पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करें, किसी चीज के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो कूलम्ब फोर्स लगते हैं, दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही लगेगा। क्लियर है इतना? तो पहला पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, कूलम्ब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। आया बात समझ में? पहला कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है इसमें, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा पहले समझते हैं फिर राइट डाउन करते हैं। जैसे मान लिए, सपोज हमने माना एक पॉजिटिव चार्ज Q1, दूसरा पॉजिटिव चार्ज Q2, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो लिखने आता है हम लोग को, मैग्नीट्यूड लिखने आता है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लिए R है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना एज्यूम कर लिए R। तो अगर तुमसे पूछे कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है, मतलब Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है और Q2 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो राइट डाउन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो हमने अभी बताया सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा, सेम नेचर ऑफ चार्ज होगा तो कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपेल करेगा एक दूसरे को। आ रहा है बात समझ में? तो रिपल्सिव फोर्स मतलब क्या, एक चार्ज इधर भागना चाहेगा और एक चार्ज इधर भागना चाहेगा, रिपेल मतलब दूर भागना चाहेगा, दूर जाएगा। इट मींस क्या कि एरो जो होगा फोर्स, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड तो देख चुके, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने देखा, कितना था, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अब थोड़ा डायरेक्शन की बात करते हैं और थोड़ा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में एक फोर्स लगता है, क्लियर है इतना? सेकंड पॉइंट अब हम लोग समझते हैं फिर राइट डाउन करेंगे। देखो क्या है सेकंड पॉइंट, जैसे Q1 Q2 सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितना डिस्टेंस है, R है, ठीक है। तो इस पे Q1 पे अगर चार्ज तुम निकालना चाहो, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा, वो अगर हम लोग देखना चाहे तो कैसे होगा, उसको हम लोग अभी देख रहे हैं। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो देखो Q1 पे अगर देखना चाहे तो हमें पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है। कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपेल करेगा और फोर्स को F से डिनोट करते हैं। किस पे लग रहा है, पहले Q1 पे चार्ज, Q1 चार्ज पे लग रहा है Q2 के रीजन से फोर्स। आ रहा है बात समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स किस पे लग रहा है, फर्स्ट पे लग रहा है, किसके कारण से, सेकंड के कारण से। तो कूलम्ब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज कैसे होगा, इस डायरेक्शन में। बात समझ में आया? सिमिलरली इधर अगर हम लोग देखें तो फोर्स लग रहा होगा सेकंड पे, किसके कारण से लग रहा होगा, फर्स्ट के कारण से। बात समझ में आया? फिर से समझो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया किसी डिस्टेंस पे, तो सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इट मींस क्या, अगर इस वाले चार्ज पे हम लोग देखें कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो क्या हम लोग देख सकते हैं, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, फोर्स लग रहा है पहले चार्ज पे, किसके रीजन से, सेकंड चार्ज पे, और रिपल्सिव मींस क्या, बाहर की तरफ। सिमिलरली इस पे भी तो रिपेल कर रहा है, दोनों सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपेल करेगा, तो सेकंड चार्ज पे लग रहा है किसके कारण से, फर्स्ट के कारण से। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अगर तुम F12 का वैल्यू लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, K, देखो Q1 अभी बताए थे फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, K Q2 अपॉन Q1 अपॉन R स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? 1 2 मींस क्या, K Q2 Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर। बात समझ में आ रहा है? तो कूलम्ब फोर्स जो होता है, अगर दो चार्जेस के बीच में लगेंगे तो दोनों फोर्स का
मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर होते हैं। बात समझ में आया? अगर सपोज अभी हमने देखा पॉजिटिव चार्ज लिया, अगर कोई निगेटिव चार्ज लेता है, जैसे डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अगर ले लेते हैं, Q1 इसको ले लिए और प्लस Q2 ले लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखो तो हमें पता है डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज अगर हो तो कैसा फोर्स लगेगा, कैसा लगेंगे बोलो, अट्रैक्टिव नेचर का लगेगा। तो अट्रैक्टिव नेचर मींस क्या, फोर्स एक चार्ज इसके पास आना चाहेगा और ये भी चार्ज इसके पास आना चाहेगा। तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो फोर्स लग रहा है फर्स्ट पे किसके रीजन से, सेकंड के रीजन से। एरो किधर होगा, एक दूसरे की तरफ। इट मींस क्या, दोनों एक दूसरे को क्या करना चाह रहा है, अट्रैक्ट करना चाह रहा है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसका भी क्या होगा, ए भी इधर आना चाहेगा तो इस पे कितना लग रहा होगा, सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट के रीजन से। बात समझ में आया? तो दोनों कंडीशन में चाहे वो सेम नेचर का चार्ज रखो या फिर डिफरेंट नेचर का चार्ज रखो, दोनों कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। आई बात समझ में? इट मींस ए क्या होंगे, फोर्सेस क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा कि नहीं होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर, यही तो बोला था न्यूटन, हमारे पास जो थर्ड लॉ जो था न्यूटन का, क्या बोला था, जितने अगर जितने भी हम लोग फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट और इक्वल अपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट फोर्स लगता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, था कि नहीं था? तो जितने भी एक्शन करते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन में हमें फोर्स लगता है। तो ऐसा कभी भी कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, एक्शन रिएक्शन पेयर है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा कंडीशन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट और नेचर भी सेम। ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों बॉडी अलग अलग है। वहां पे देखे थे एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखते हैं तो क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, देखो डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, है कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगना चाहिए, दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, दूसरा Q2 पे लग रहा है, ये भी करेक्ट है। तीसरा क्या था, दोनों का नेचर क्या होना चाहिए, सेम। नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मींस क्या, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये भी कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स हो तो एक्शन रिएक्शन बोल देंगे। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। कूलम्ब फोर्स कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। क्लियर आ रहा है बात समझ में? तो इसको हम लोग इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, कूलम्ब फोर्स एक्टिंग अपोजिट, ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स ऐसे लिख लेते हैं। देखो मैग्नीट्यूड, ऐसे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स इज इक्वल, बट डायरेक्शन क्या है बोलो, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, है कि नहीं, अपोजिट टू ईच अदर। इट मींस कूलम्ब फोर्स कैसे है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। इट मींस कूलम्ब फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। आया बात समझ में, कोई दिक्कत, एक्शन रिएक्शन पेयर, क्लियर इतना, कोई दिक्कत इसमें आया कि नहीं आया बात समझ में? देखो मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स इज इक्वल बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख दिए, डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। इट मींस, ठीक है, इट मींस यहां ऐसे लिख लेना, इट मींस कूलम्ब फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें? देखो फिर से बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ कूलम्ब फोर्स इक्वल बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर। इट मींस कूलम्ब फोर्स इज अ एक्शन रिएक्शन पेयर। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, मिटा दे। थर्ड पॉइंट देखो, मिटा दे, हो गया होगा, कोई दिक्कत? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कूलम्ब फोर्स कैसे होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसीलिए क्या बोल सकते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। क्लियर इतना? थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं। देखो
थर्ड, देखो पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं। डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑलवेज along लाइन ज्वाइनिंग, समझाते हैं इसको, टेंशन नहीं लेना है। लाइन ज्वाइनिंग क्या लिखे, डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑलवेज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, इसका मतलब क्या है समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने बोला कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, नेचर सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन एक दूसरे से क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। बात समझ में आया। तो एक लड़का आगे बोला चलो ठीक है, ये कंडीशन तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। देखो ये मान लीजिए Q1 है यहाँ पे और एक Q2 है, ठीक है। तो इसने बोला कि अगर मान लो हमने फोर्स मान लिया F12 इधर लग रहा है और फोर्स F21 इधर लग रहा है, ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या। देखो एक्शन रिएक्शन पेयर है किधर इधर, ये भी तो एक्शन रिएक्शन पेयर बोल सकते हैं। तो एक क्या सही होगा क्या, नहीं है, क्यों नहीं है। तो इसीलिए एक पॉइंट और इसमें कंक्लूड किया गया, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर में एक पॉइंट और क्या कर दिया गया, कंक्लूड कर दिया गया कि डायरेक्शन ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑलवेज अलोंग, ठीक है। डायरेक्शन जो होता है कूलम्ब फोर्स का हमेशा किसके अलोंग में होता है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस। इट मींस क्या कि अगर Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, तो ये दोनों चार्ज का जो एक लाइन ज्वाइन करेगा इसी के तरफ, मतलब लाइन ज्वाइनिंग पे ही कूलम्ब फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो प्रीवियस में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था। ए राइट है, एक रॉन्ग है, ठीक है। आज बात समझ में, ए कभी सही नहीं हो सकता है, गलत है। हमेशा क्या होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग होंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो इस बात को कंक्लूड करते हुए कभी कभी किसी किसी बुक में क्या लिखा रहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्ब फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सेंट्रल फोर्स, क्योंकि ये हमेशा एक ही लाइन पे होगा, तो इसका कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंटर होगा कि नहीं होगा, आई बात समझ में। तो इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या, एक और नाम रखा गया, क्या क्या नाम अभी पढ़े, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स, सब एक ही चीज है। बात समझ में आया। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, सो above point conclude that, conclude above point means क्या कि एक्शन रिएक्शन पेयर, और इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए above point conclude that, ठीक है, कूलम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्सेस, या सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आया, सेंट्रल फोर्सेस भी इसको बोला जाता है। क्लियर आ रहा है बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया, नोट कर लिए, नोट कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, क्लियर है इतना, मिटा दे, ठीक है। अब देखो फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं, कौन सा पॉइंट देख रहे हैं, फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है समझते हैं पहले। देखो पहले समझ लेते हैं, जैसे हमने मान लिया है Q1 और Q2 चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने बोला था रिपल्सिव फोर्स लगेगा, पहले पे लगेगा दूसरे के रीजन से इधर, और दूसरे पे लगेंगे पहले के रीजन से इधर। अगर मान लिए कि ये दोनों के बीच में एक और चार्ज को हमने रख दिया, इस दोनों के बीच में यहाँ पे हमने मान लिया कि थर्ड चार्ज को प्लेस कर दिया, तो फिर क्या होगा क्या, उसको समझते हैं। तो इस दोनों के बीच में एक और फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, इसके कारण से रिपल्सिव फोर्स मींस क्या, पहले पे लगेगा किसके रीजन से, थर्ड के रीजन से, इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पे क्या लगेगा, दूसरे पे लग रहे होंगे थर्ड के रीजन से। अरे आई बात समझ में, एक तो इधर लग ही रहा था, इसके कारण से इधर लग रहा था, इसके कारण से रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा, और इसके कारण से भी रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। अब देखो इस पे भी तो फोर्स लग रहे होंगे, इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, देखो F3 पे लग रहा है पहले के रीजन से, और इधर कितना लग रहा होगा, देखो 3 पे लग रहा है सेकेंड के रीजन से, तो इतने फोर्सेस लग रहा होगा, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, देखो पहले क्या था, अगर मान लो एक थर्ड चार्ज नहीं था, थर्ड चार्ज बाद में हमने लेके आया, अगर मान लो थर्ड चार्ज नहीं था तो फोर्स क्या था, दोनों चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा था, इस पे लग रहा था F12 और इस पे क्या लग रहा था 21, लग रहा था कि नहीं लग रहा था। तो थर्ड चार्ज प्लेस करने के बाद
F12 पे कोई प्रभाव पड़ा क्या, क्या इफेक्ट पड़ा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आई बात समझ में? जैसे मान लेते हैं कि दो दोस्त है, बढ़िया है, अच्छा दोस्त है, ठीक है, तीसरा एक और आ गया, तो दोनों दोस्त में अच्छा खासा प्यार था, तीसरा आ गया तो तीसरे से भी उतना ही प्यार करेगा और पहले से जिससे प्यार कर रहा था उससे भी उतना कर रहा है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तीसरे को आने के बाद कोई पहले वाले के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जितना पहले प्यार कर रहा था उतना ही कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो यही यहाँ पे यही कहानी है। तीसरा चार्ज को लेके आया तो पहले दोनों में कितना प्यार था, F12, और इस पे कितना कर रहा था, 2-1। तो तीसरे को लेके आया तो तीसरा इसके साथ शेयर तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले दोनों में जितना प्यार था उतना ही अभी भी है, कोई चेंज नहीं हुआ। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, कूलम्ब फोर्स इंडिपेंडेंट प्रेजेंस और, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, ऑफ थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस। ये आया? बात समझ में कि नहीं आया? देखो, कूलम्ब फोर्स इंडिपेंडेंट होता है, चाहे वो प्रेजेंस हो या फिर अब्सेंस हो थर्ड चार्ज। आई बात समझ में? ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं? पहले 1-2 लग रहा था, 2-1 लग रहा था, तीसरे को रखने के बाद भी उतना ही लग रहा है, शेयर तो कर रहा है, तीसरे के साथ शेयर कर रहा है, लेकिन जितना पहले था फोर्स उतना ही अभी भी है, कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। देखो 1-2 का वैल्यू लिखेंगे, पहले लिख रहे हैं उतना क्या होगा, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, बाद में भी 1-2 का लिखेंगे तो वही आएगा कि नहीं आएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या होता है कि कूलम्ब फोर्स इंडिपेंडेंट होता है, अगर तुम थर्ड चार्ज रखो या ना रखो उससे क्या होंगे, दो चार्जेस के बीच में जितना लग रहा है उतना ही बाद में भी लगेगा। तीसरा चार्ज रख दो, चौथे चार्ज रख दो, पांचवें चार्ज रख लो, जितना मर्जी चार्ज रखना है रख लो, तो पहले दो चार्जेस के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उतना ही रहेगा। बाकियों के साथ शेयर कर सकता है, लेकिन पहले जितना लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हमने बोला कि मान लो दो फ्रेंड है, बढ़िया प्यार मोहब्बत है, ठीक है, अगर तीसरा एक फ्रेंड आ गया तो उससे भी दोस्ती है उसका उतना ही, और पहले वाले के साथ भी उतना ही है। तीसरे को आने के बाद इसके साथ ऐसा नहीं कि दोस्ती खराब हो गया, पहले जितना प्यार था उतना ही है, प्यार मोहब्बत उतना ही है। आई बात समझ में? वही कहानी है। तो शेयर तो करेगा, तीसरे के आने के साथ इसके साथ शेयर करेगा, लेकिन पहले जितना इससे लगाव था उतना ही है, कोई बदलाव नहीं आया। क्लियर है? इतना नोट कर लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समझ में आ गया? बढ़िया, चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कूलम्ब फोर्स कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इट मींस क्या, कंजर्वेटिव क्या होता है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता हो। एग्जांपल, जैसे मान लो इस मार्कर का अगर हमने मान लिया वेट यहाँ पे 20, या फिर ऐसा मान लेते हैं 5 न्यूटन है, मान लिया ऐसा किसी बॉडी का 5 न्यूटन है, कहीं भी लेके जाओगे इसको तो 5 न्यूटन ही होगा, क्योंकि वेट क्या होता है, mg के बराबर, तो m तो हमारे पास इसका फिक्स ही है, और g अर्थ के आसपास ही तो रहे हुए, ऐसा थोड़ी कि दूसरे प्लैनेट पे पहुंच गए, तो अर्थ के पास रहोगे तो कितना होगा, g का वैल्यू 9.8, तो मास इंटू 9.8 करेंगे, कहीं भी लेके जाओगे तो कितना होगा, सेम ही होगा। इट मींस क्या, ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, तो पाथ से जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसे ही कूलम्ब फोर्स, जैसे मान लो इस रूम के अंदर मैं दो चार्जेस को रखा हुआ है, रख दिए 2 मीटर पे, ठीक है, बाहर लेके जाएंगे 2 मीटर पे रखेंगे, जितना यहाँ फोर्स होगा बाहर भी उतना ही होगा, कहीं भी लेके रखोगे अगर मीडियम सेम होगा तो फोर्सेस क्या होंगे, सेम होंगे। इट मींस क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, कूलम्ब फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। आई बात समझ में? तो लास्ट पॉइंट लिखने वाले हैं, फिफ्थ, कूलम्ब फोर्स इज अ, कैसे फोर्स होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है, कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव इन नेचर। कूलम्ब फोर्स क्या होता है, इज अ कंजर्वेटिव
इन नेचर। आई बात समझ में? इट मींस क्या है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहीं भी अगर चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है तो यहाँ निकाल लो फोर्स, कहीं निकाल लो। आई बात समझ में? बस मीडियम सेम होना चाहिए। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? तो ये कूलम्ब फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, ठीक है। तो आज इतना देखते हैं, कल हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर आ रहा है बात समझ में? कूलम्ब फोर्स पे कल हम लोग क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल को देखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने टाइप के इस पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, कितना पॉसिबिलिटी है, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।